कोई अगर रेलवे में है, अगर उसका रिटायरमेंट है, तो उसको क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या पेंशन की बातों का ध्यान रखना चाहिए, मेडिकल फैसिलिटी की बातों का, जो ज्यादा से ज्यादा उसको फायदा हो जी। तो वो कैसे मन भटक जाता है फिर तैयारी करने के दरमियान में, कभी कभी मन करता होगा छोड़ दे। चलिए अब सारी बातों को हम आज राजेश जी से क्या क्या बातों को प्राथमिकता देना चाहिए। आप तो इतना दिन से 2 साल या 3 साल से जो एक्सपीरियंस किए हैं, उससे जितना फायदा हो सकता है ज्यादा से ज्यादा वो बारे में बताइए। बिल्कुल, मैं सिंपल आसान भाषा में जी बिल्कुल मैं बता सकता हूँ, क्योंकि मेरा 2023 में ज्वाइनिंग हुआ था, तो अभी मेरा नियर अबाउट 2.5 ईयर्स 2-2.5 साल हो गया मेरी नौकरी का। तो मैं तभी से एफएस में ही हूँ पोस्टेड, मेरा कहीं ट्रांसफर वगैरह नहीं हुआ है। अच्छा। तो यानी गलती नहीं की है जो भी कारण कहिए, तो मैं एफएस में ही हूँ। तो इसमें क्या है कि हम लोग रिटायरमेंट जो होता है एक बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट फेज होता है माना जाता है, क्योंकि आप जब सर्विस देते हो किसी सरकार के अंतर्गत, जब आप सर्विस देते हो, तो चाहे आईएएस हो, चाहे आप किसी भी पद से रिटायर हो रहे हो, सभी समान है, क्योंकि सभी जब नौकरी से सेवानिवृत्त होते हैं तो कुछ बेनिफिट्स वगैरह लेके। स्वागत है अपने पॉडकास्ट में आपका। जैसे कि आज एक मेरा यूट्यूब चैनल का थंबनेल है आपको जानकारी को जुटाना, और जानकारी को एक रेलवे में रिटायरमेंट होने के बाद क्या क्या फैसिलिटी मिलती है, और उसके बाद क्या क्या बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, और साथ ही अच्छे पोस्ट में है। पहले तो स्टार्टिंग से एनटीपीसी ग्रुप सी में ज्वाइन करना सबसे कठिन बात है अभी के तौर पे, जितना कंपटीशन है। और अच्छा बात है इसकी तैयारी का स्ट्रेटजी भी जानेंगे, टाइपिंग का कैसे टाइपिंग का तैयारी किया, कैसे मन भटक जाता है फिर तैयारी करने के दरमियान में, कभी कभी मन करता होगा छोड़ दे। चलिए अब सारी बातों को हम आज राजेश जी से। थैंक यू सो मच, अब हमने समय दिया। सबसे पहले थैंक यू सो मच प्रेम जी। थैंक यू। हाँ, इनका नाम प्रेम है और इनका जो यूट्यूब चैनल का नाम है आप तो देख ही रहे हैं, इसी पे ये वीडियो जो है वो डाली जाएगी, पॉडकास्ट, अपनी पॉडकास्ट। ठीक है, सबसे पहले इनके चैनल को सब लोग लास्ट में बोलते हैं, मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी करें, क्योंकि मैं भी हूँ इसमें। जी, तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम राजेश कुमार है जी। मैं अभी मतलब दुर्भाग्यवश कहिए या फिर भाग्य से कहिए, क्योंकि ये दोनों ही इस चीज़ में अनसर्टेनिटी देखी जाती है, तो मैं अभी भारतीय रेलवे में सीनियर क्लर्क पोस्ट पर कार्यरत हूँ। और अभी मेरी करंट पोस्टिंग जो है वो एनएफ रेलवे हेडक्वार्टर में। अच्छा, सीनियर क्लर्क है तो आप कितना उठा लेते हैं सैलरी पर मंथ अप्रोक्स? सैलरी तो मतलब पहले तो एक बोलना चाहूँगा कि बोला जाता है कि नेवर आस्क ए वुमन अबाउट हर एज और नेवर आस्क ए मैन अबाउट हर सैलरी। फिर ठीक है, मैं बता देता हूँ कि मेरी सैलरी, क्योंकि मैं नॉर्थ ईस्ट रीजन में हूँ तो कुछ एक्स्ट्रा स्पेशल अलाउंस मिलते हैं, तो ज़्यादा डीप नहीं घुसते हुए मेरी सैलरी लगभग नेट पे जो है 53 के आसपास आ जाती है। 53 के पास। थैंक यू बताया आपने। इस बात को जाने कि आजकल गवर्नमेंट सैलरी का एआई से या गूगल से मिल ही जाता है। हाँ, आपने डायरेक्ट बता दिया, इस चीज में हेजिटेशन नहीं की है। धन्यवाद। और डायरेक्ट बताए, क्योंकि बहुत सारे एम्प्लॉय को, नया बच्चा जो देख रहा है उसको लगेगा कि डीए क्या है, एसडीए क्या है, ट्रांसपोर्ट एग्जाम, डायरेक्ट बताना चाहिए। ठीक है, थैंक यू। और आगे बताइए, आप अपना तैयारी स्टार्टिंग कहाँ से किया, कौन सा रेलवे में स्पेशल किए थे कि गलती से इधर कुछ और तैयारी? एक्चुअली क्या है कि मैं बताना चाहूँगा थोड़ा सा अपने लाइफ के बारे में, कि मैंने 2014 में अपना क्लास 10th कंप्लीट किया, फिर 16 में मैं मूव ऑन कर गया 12th के लिए। तो मतलब मेरा शुरू से ही मन था कि मैं आईआईटी इंजीनियर बनूं, मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी में। वो बहुत टफ होता है, फिर भी मैंने बहुत प्रयासरत था। तो मैंने केवी से अपना केंद्रीय विद्यालय कटिहार में मैं रहता हूँ, तो कटिहार से ही मैंने अपना स्टडी किया, 10th भी 12th भी। फिर मैं 12th करने के बाद बाहर भी जाना चाह रहा था, मगर मम्मी के स्वास्थ्य कंडीशन के कारण नहीं जा पाया। फिर मैं ग्रेजुएशन करने के लिए दरभंगा चला गया, क्योंकि हमारा घर वहीं पर है, तो इसके कारण से यूनिवर्सिटी पास में होगा। तो ग्रेजुएशन जब मैं कर रहा था तो लास्ट ईयर में, क्योंकि मेरी माँ भी रेलवे में है, अभी कार्यरत है, और नेक्स्ट ईयर रिटायरमेंट है उनका। मम्मी से इंस्पायर मिला कि हाँ, मम्मी से इंस्पिरेशन मिला। अभी थोड़ा कहानी है उसका। कहानी ये है कि जैसे मैंने तो पहले ही बताया, मेरा इंजीनियर वगैरह बनने का मन था, क्योंकि सुना था कि वो हाई पेड सैलरी होती है, ये होती है, लाइफस्टाइल अच्छा होती है, और आईआईटी बनने के बाद जो है परिवार में एक नाम होता है कि मैं बहुत अच्छे पद पे हूँ। तो फिर मैं वो तो नहीं कर पाया, अनसर्टेनली नहीं कर पाया। तो ग्रेजुएट होने के बाद मम्मी ने कहा कि कुछ तैयारी वगैरह करो,
तो साइंस के स्टूडेंट था, तो साइंस तो पोर्शन मेरा ठीक था। तो मैंने बोला किस चीज़ की तैयारी, तो उन्होंने बोला कि नहीं रेलवे में एक है, तो तुम ग्रुप वगैरह ज्वाइन करके अपना तैयारी स्टार्ट करो। तो फिर मैंने धीरे धीरे रेलवे के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया। तो एक सीनियर्स लोग जूनियर हमसे, मेरे एज सेम एज के भी और जूनियर लड़के भी थे, और ज़्यादातर सीनियर ही थे, और सभी पढ़ने में बहुत ही इंटेलिजेंट थे सिवाय मेरे। तो हम जब उस ग्रुप में ज्वाइन किए, तो ज्वाइन करने के बाद मेरा तो इंग्लिश में था सारा क्वेश्चन वगैरह। अच्छा, तो जब उस ग्रुप में एंट्री हुआ मेरा तो मेरे को शुरू में बहुत ज़्यादा कठिनाई हुई। आप इंग्लिश मीडियम से थे हम इंग्लिश मीडियम से थे, और वहाँ पे और वहाँ ग्रुप में पे चल रहा था ग्रुप में हिंदी। सारा हिंदी वो चल रहा था, और तैयारी लगभग सभी चीज़ की वहाँ होती थी। बिहार एसएससी बोल कौओं के लीजिए। बीच में मोड़ आ गया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा हुआ था कि कौओं के बीच में मोर ही सही में हो गया। तो उसके बाद रेलवे की तैयारी थी, एसएससी की तैयारी थी, एसएससी की कम मगर रेलवे की ज़्यादा थी, पर ज़्यादातर फोकस था, प्राइमरी फोकस रेलवे था। तो मैंने तैयारी करते करते उसी समय ग्रुप डी का वैकेंसी आया। अच्छा, लेवल 1 की पोस्ट होती है 7 सीपीसी में। अभी इसका बेसिक पे 18,000 आपको बेसिक पे है, ओवरऑल सैलरी 32-33,000 मिल जाता है इसमें। तो मैंने अप्लाई किया ग्रुप टी का। तो उस समय मैं बहुत खुश हुआ, और एग्जाम भी मेरा अच्छा गया, क्योंकि सिंगल स्टेज एग्जाम होता है, उसके पीईटी होता है। तो वो एग्जाम देने के बाद मेरे को जो है मार्क्स से मतलब 6-7 नंबर से मेरा छूट गया। अच्छा। तो यहाँ तो पॉइंट पॉइंट मायने 19 रखता है। वाला वैकेंसी में क्या? 18 वाला। 18 वाला तो मैं एक साथ उसके साथ एक और पोस्ट भरा था, मतलब कि टेक्नीशियन का पोस्ट, टेक्नीशियन वो जो लेवल 2 का पोस्ट होता है। ठीक है, तो वो भी पोस्ट अच्छा ही होता है। तो मैंने जब एग्ज़ाम दिया, तो मेरा जो है वो लेवल 1 में तो नहीं हुआ, और उसके बाद लेवल 2 में मैं इलाहाबाद से दूसरे जोन से भर दिया था, पर कट ऑफ के कारण मेरा दोनों में नहीं हो पाया। तो दोनों में नहीं होने के बाद जो लास्ट में धीरे धीरे आगे और तैयारी करता गया। मैंने पहले पहले तो बहुत रोया। सबसे पहली बात तो गवर्नमेंट सर्विस में आने का मन नहीं था, पर जब आप किसी भी लगन से आप तैयारी करते हो, तो आपका वो प्राइमरी फील्ड बन जाता है कि मेरे को इधर जाना है। सबका अपना अपना होता है ना, किसी को बिजनेस करना है, किसी को गवर्नमेंट सर्विस में जाना सेटिस्फेक्शन है। होना चाहिए कोई चीज में। हाँ, तो मेरा इसमें बहुत ज़्यादा लगन होने लगा, और सोचा कि मेरा क्यों नहीं हो सकता जब सबका हो सकता है। फिर मैंने 2019 में वैकेंसी भरा एनटीपीसी का, और ग्रुप डी भी आई थी लेवल जबकि 1। ये जनरल कार्ड से आते हैं, बहुत हाँ, बहुत ज्यादा। मैं यूआर कैटेगरी से हूँ। उस समय 2019 में एक बिल भी पास हुआ था, और एक्ट भी बना था, ईडब्ल्यूएस। ठीक है, तो ईडब्ल्यूएस में 10% रिजर्वेशन था। फिर मेरा ईडब्ल्यूएस बन नहीं पाया था, इस कारण से मैं हिचकिचाहट से यूआर से ही भर दिया। चेंज करने का भी आया था कैटेगरी, फिर भी यूआर से भरा। अच्छा, तो भरने के बाद तो लग ही रहा था कि अब तो नौकरी मेरा असंभव है। असंभव। क्योंकि इतना भीड़ और इतना जो है कंपटीशन आजकल के डेट में है, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन भी लिया जाता है। फिर 2019 में मैं भरा था, तो फिर कोरोना आया। फिर कोरोना के बाद एग्ज़ाम जो है डिसरप्ट हुआ, हमारी पढ़ाई भी छूट जाती थी। तो उसके बाद क्या हुआ कि मैंने 2022 में कोरोना के बीच में बैच बंद हो गया क्या? कोरोना के बीच में बैच भी बंद, एक दूसरे से मिलना जुलना भी बंद हो गया। वो बहुत ही भयावह दौर था, मतलब उसमें लोग बाहर निकलने से भी डरते थे। ठीक है, तो फिर ऐसे करते करते एग्ज़ाम दिया। एग्ज़ाम देने के बाद मेरा ग्रुप डी में भी हुआ और एनटीपीसी में भी हुआ। तो ग्रुप डी में मैंने जो रनिंग है, रनिंग का मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि मैं उस समय बहुत दुबला पतला था, अभी मोटा हो गया हूँ। 3 मिनट 48 सेकेंड में मैंने अपना रनिंग कंप्लीट किया। अलीपुरद्वार में रनिंग हुई थी। एनएफआर ही जोन था दोनों। एनएफआर ही जोन मैंने अप्लाई किया था गुवाहाटी से ही। हाँ जी, एनटीपीसी और ये ग्रुप। हाँ, क्योंकि ये मेरे जो डेस्टिनेशन कटिहार है वहाँ से नजदीक पड़ता है ये जोन। और पटना जोन तो बहुत ही डेंजर माना जाता है। जो जो प्रॉपर्ली मैं बताना चाहूंगा कि पटना जोन एक डेंजर जोन में आता है, बहुत ही हाई कटअप जोन है। क्लियर बात है, हाँ बिल्कुल है, क्लियर बात है कि वो बिहार का सबसे प्राइमरी जो है पॉश एरिया है पटना, वहाँ लोग ज्वाइनिंग लेना चाहते हैं। तो इसलिए ईसीआर मैंने नहीं भरा था, एनएफआर भरा, पास है, सब चीज नजदीक है इसीलिए। तो अल्टीमेटली मेरा ग्रुप डी में भी सिलेक्शन हुआ। मेडिकल टेस्ट वगैरह होने के बाद हमारी ज्वाइनिंग हुई, तो उसमें तो ज्वाइन नहीं किया। फिर लेवल 2 में भी हुआ एज ए जूनियर क्लर्क, तो फिर प्रमोशन वगैरह हो गया है अभी सीनियर क्लर्क में। तो ये मेरा तैयारी से लेके चलिए ठीक है, ये ज्वाइनिंग तक का दौर है। अब अभी एफएस सेक्शन किस सेक्शन में काम, रिटायरमेंट का काम? हाँ, अभी मैं जो है रेलवे मिनिस्ट्री में है, जो हमारे एक अनुभाग होता है अलग अलग, तो मैं अंतिम निपटान अनुभाग के या फाइनल सेटलमेंट सेक्शन जो कहिए उसमें हूँ। अच्छा ठीक है। चलिए मान लीजिए कोई रेलवे में है, ठीक है, कॉफी अच्छी कॉफी कोई चाहिए, बढ़िया अगर कॉफी, रेलवे में कॉफी। है, अगर उसका रिटायरमेंट है, तो उसको क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए? क्या पेंशन की बातों का ध्यान रखना चाहिए? मेडिकल फैसिलिटी की बातों का, जो ज्यादा से ज्यादा उसको फायदा हो जी। तो वो क्या क्या बातों का
प्राथमिकता देना चाहिए कि आप तो इतना दिन से 2 साल या 3 साल से अब जो एक्सपीरियंस किए हैं उस जितना फायदा हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा वो बारे में बताइए। बिल्कुल, एकदम मैं सिंपल और आसान भाषा में, जी ताकि बिल्कुल समझ मैं बता सकता हूँ, क्योंकि मेरा 2023 में ज्वाइनिंग हुआ था, तो अभी मेरा नियर अबाउट 2.5 ईयर्स 2-2.5 साल हो गया मेरी नौकरी का। तो मैं तभी से एफएस में ही हूँ पोस्टेड, मेरा कहीं ट्रांसफर वगैरह नहीं हुआ है। अच्छा अच्छा। तो यानी गलती नहीं की है इसको गलती इससे ट्रांसफर गलती कर देते जो हैं भी कारण ट्रांसफर कहिए, तो मैं एफएस में ही हूँ। तो उसमें क्या है कि हम लोग रिटायरमेंट जो होता है एक बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट फेज होता है माना जाता है, क्योंकि आप जब सर्विस देते हो कि किसी सरकार के अंतर्गत जब आप सर्विस देते हो, तो चाहे आईएएस हो चाहे आप किसी भी पद से रिटायर हो रहे हो, सभी समान है। क्योंकि सभी जब नौकरी से सेवानिवृत्त होते हैं तो कुछ बेनिफिट्स वगैरह लेके, बहुत सारे सालों की सेवा देने के बाद लोग चाहते हैं कि हमारे पास क्या धन रहेगा, कैसे हम उसको जो है संचित कर पाएंगे, क्या करेंगे नहीं करेंगे, बहुत सारा मैटर है। तो अगर आप सबसे पहले रिटायर हो रहे हैं, अगर आप, ये मोस्टली नौकरी वालों के लिए है जो आदमी सर्विस कर चुके हैं रिटायर होंगे, तो इसमें मोस्टली मैं ओपीएस के बारे में बताना चाहूंगा, क्योंकि ओल्ड पेंशन स्कीम जो है जो रिटायरमेंट देखे तो वो मोस्टली रिटायरमेंट ओल्ड पेंशन का ये चल रहा है, धीरे धीरे एमपीएस का आ रहा है। तो ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत जो है आपको रिटायरमेंट जब आप करिएगा, तो जो आपका लास्ट बेसिक रहेगा, एक बेसिक होता है लास्ट बेसिक पे, तो वो बेसिक रहेगा। तो उसमें आप जितना भी साल का सर्विस जैसे आप किए, सबसे पहले देखा जाएगा आप कितने साल की सर्विस किए, ठीक है, उसको बोला जाता है क्वालिफाइंग सर्विस। तो आपका क्वालिफाइंग सर्विस अगर आप मैक्सिमम 33 इयर्स लिया जाता है, भले ही आप 32 इयर्स सर्विस बीच किए। में पनिशमेंट या कुछ भी है तो उसका हाँ, क्या प्रभाव पड़ता है? पनिशमेंट अगर आपको मिला है या अगर आप absentee लगे हैं, पनिशमेंट का तो खैर हो जाता है, वो अगर आप लगा है 10 दिन पर डीआर लगा वो दूसरा केस है। मगर आप absentee अगर लगा, जैसे आप, तो उसको बोला जाता है लीव विदाउट पे, एलडब्ल्यूपी। तो इन द अदर सेंस उसको absentee भी बोल सकते हैं आप। तो उसमें आपका क्या होगा कि उसमें आपका जो सर्विस डेज में से जो है वो पीरियड लैप्स होगा, माइनस किया जाएगा। अच्छा अच्छा, जस्ट लाइक 33 इयर्स आपने सर्विस किया, सर्विस को घटा दिया जाएगा क्वालिफाइंग सर्विस में। जैसे आपने 32 साल 6 महीना 15 दिन सर्विस किया, आपका 15 दिन एलडब्ल्यूपी हो गया, यानी आप 15 दिन एब्सेंटी हो गया, तो वो आपका लीव रिकॉर्ड में से देख के उतना आपको 15 दिन माइनस करके तो ये होगा। तो आपका जो भी क्वालिफाइंग सर्विस होगा उस अनुसार से आपका पैसा बनेगा। तो उसमें क्या है कि जैसे सबसे पहले ग्रेच्युटी मोटा अमाउंट होता है। ग्रेच्युटी मतलब हुआ कि डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी, मतलब जो भी आपका ग्रेच्युटी अमाउंट होगा, ये सबसे अहम अमाउंट होता है जितने साल के आप सर्विस देंगे। तो उसमें बेसिक प्लस डीए इनटू हाफ ईयरली में होता है। तो जैसे आप 28 ईयर सर्विस किए या 33 ईयर सर्विस किए, डिवाइडेड बाय 2 हो जाता है। तो वो पैसा समथिंग जो भी आपका बने तो उस हिसाब से कैलकुलेशन होता है। एक हो गया ग्रेच्युटी मिलेगा, दूसरा आपको लीव सैलरी मिलेगा। लीव सैलरी में छुट्टियां मिलती हैं हमें सरकारी मतलब कि सर्विस में, गवर्नमेंट सर्विस में, जिसका छुट्टी कम है, जैसे कि पहले तो मैक्सिमम बता देते हैं। मैक्सिमम जो है 300 एलएपी इसमें एडमिसिबल होता है। लीव, हाँ, लीव इनकेसमेंट बोला जाता है उसको। लीव इनकेसमेंट जो लीव सैलरी बनती है, मैक्सिमम 300 एलएपी लिया जाता है। और अगर आपका एलएपी नहीं हो पाता है, कम हो जा रहा है, जैसे 250 डेज एलएपी होगा, तो एक और छुट्टी मिलता है लीव ऑन, हाँ, हाफ एवरेज पे, एलएचएपी। हाँ, तो एलएचएपी का क्या होता है कि उसमें आधा पे उसका जुड़ता है, पूरा नहीं जुड़ता है। जैसे 250 डेज एलएपी हो गया और इधर 50 डेज एलएचएपी से आप कंपेंसेट कर दिए 300 डेज, पर वो 50 के बदले यहाँ 250 ही पकड़ेंगे। अच्छा, आधा में इस तरह से कैलकुलेट करके बेसिक प्लस डीए इनटू, मान के चलिए 300 दिन है तो 300, एक महीने में कितने दिन, तो 30 दिन, तो 300 डिवाइडेड बाय 30, तो ये अमाउंट आपका लीव निकल गया। उसके बाद एक होता है कि सर्विस के दौरान हमारे हर मंथ में पैसा डिडक्शन होता है 30 रुपीज करके CGGIS, जो जनरल सेंट्रल गवर्नमेंट इंश्योरेंस है। हाँ, जनरल इंश्योरेंस स्कीम, हाँ, तो ये जो करता है ग्रुप सी वाला हाँ, इंश्योरेंस, तो ये CGGIS का पैसा आपको मिला। वो उसका बहुत सारा फॉर्मूला है, उतना डीप नहीं जाते हुए ये बता देते हैं। CGGIS का पैसा मिलता है, उतना पैसा आपको मिल गया। उसके बाद आपको अगर आप पेंशन तो बनेगा ही, ओपीएस में है तो जैसे मान चलिए आपका कोई भी बेसिक पे आप ले लीजिए 56,000 60,000, अभी तक तो अच्छा बेसिक पे ये सब माना जाता है एज पर 7 CPC। तो उसमें आपका बेसिक पेंशन का अगर आप अप टू 40% तक आप मतलब उसको सेल कर सकते हैं, उसको आसान भाषा में बोला है तो आप उसको 50% तक मतलब बिक्री कर सकते हैं। तो उसके बाद क्या हुआ कि ये पैसा जो है 40% का आपको ये करके, और उसका एक फॉर्मूला होता है, पेइंग फैक्टर होता है उसका,
तो 12 से हम लोग 8.328 करके है, तो 98.328 करके आपको मल्टीप्लाई होता है। तो उसमें भी आपको मिल जाता है डिपेंडिंग अपॉन बेसिक पे जो भी आपका। तो DCRG मिल गया, ग्रेचुटी मिल गया, लीव मिल गया, GIS मिल गया और आपको कम्यूटेशन मिल गया। ये सारे पैसे चार रिटायर्स को मिलते हैं। मिल जाते हैं। एक बात ध्यान रखिए कि जो आदमी रिटायर होने वाले हैं, हाँ, रिटायरमेंट फॉर्म भरा के अफसोस करवा के हाँ वो भी बता देंगे। तो रिटायरमेंट जो आदमी होने वाले हैं, सबसे पहले ध्यान रखिए क्वार्टर आपके नाम पे नहीं रहे। अगर आपको पैसे की जरूरत है तो क्वार्टर सबसे पहले आप 3-4 महीने पहले वैकेट कर दीजिए। कितना 4 महीना के हाँ, आसपास? क्योंकि उसमें क्लियरेंस लेना रहता है IW का। अच्छा, तो IW का क्लियरेंस नहीं मिलेगा? क्लियरेंस नहीं मिलेगा तो फिर बाद में रुकेगा, डीलर क्वार्टर पहले ही छोड़ दे। तो जो आदमी रिटायर होते हैं उसको हम लोग 1 से 2 महीना पहले बुलाते हैं, उसको रिटायरमेंट फॉर्म्स वगैरह देते हैं। पहले होता था बुकलेट चलता है, जो डेथ कर जाते हैं फैमिली पेंशनर जो होता है उनके लिए बुकलेट B भरा जाता है, पर अभी जो है बुकलेट A भरा जाता है। जो नॉर्मल फैमिली पेंशनर बनेंगे या मतलब जो नॉर्मल पेंशनर बनेंगे रिटायरीज, अभी वो भी खत्म हो गया। अभी सारा HRMS बुकलेट से होता है काम इंडियन रेलवे में। तो बुकलेट जो है ऑनलाइन वेलफेयर इंस्पेक्टर वगैरह फिलअप करते हैं, सारा वो सारा काम डिपार्टमेंटल का चीज़ है। तो आप जब आइएगा FS सेक्शन विजिट कीजिएगा तो वहाँ से आपको रिटायरमेंट का जो भी फॉर्म है वो सारा मिलेगा। अच्छा। फॉर्म में मेडिकल का फॉर्म मिलेगा, कम्यूटेशन का फॉर्म मिलेगा, जो PPT अगर किसी के वहाँ अच्छे से फेयरवेल फंक्शन होकर दर्शाया जाता है तो PPT फॉर्म देंगे हम लोग। उसके बाद MOP का फॉर्म देंगे जिसमें मोड ऑफ पेमेंट होगा, जहाँ से PF का पैसा वगैरह मिलेगा। हाँ, वो अपने से भरना है? हाँ, वो वगैरह खुद से भरना होगा। वेलफेयर इंस्पेक्टर आपको कोऑपरेट करेंगे, पूरा कोऑपरेशन रहेगा। जो आपको कंसर्न वेलफेयर इंस्पेक्टर रहेंगे वो। अच्छा। इसी तरह से रिटायरमेंट का पूरा प्रोसेस होता है और हर महीने की लास्ट तारीख को तो वो रिटायरमेंट फंक्शन होता है। थैंक यू सो मच बताने के लिए। चलिए, धन्यवाद। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो